एवरीवन वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज 45 से बाकी का क्वेश्चन हम खत्म करेंगे। जो भी बाकी था CSI नेट 2024 जून के पार्ट सी का सीरीज ये चल रहा है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है इसमें? बेस लेवल राइज इज नॉट एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफिक सरफेस। ये कुछ जो ऑप्शन में कुछ एग्जांपल्स दिया है कुछ सीक्वेंस सरफेसेस का। ये आप सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ेंगे कि ट्रांसग्रेसिव के टाइम क्या क्या मतलब सरफेस डेवलप होता है, रिग्रेशन के टाइम क्या क्या सरफेस डेवलप होता है, उन दोनों के बीच में वो जो सीक्वेंस के बीच में क्या क्या बाउंड्री होता है, ये सब आप सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दिया गया क्या है? बेस लेवल राइज इज नॉट एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेस। सो बेस लेवल राइज किसके साथ एसोसिएट होता है वो पहले देख लेते हैं। जो मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस वो बेस लेवल राइज होने पे भी हो सकता है। तो ये मतलब एसोसिएट है। बेस लेवल राइज के साथ मैक्सिमम रिग्रेसिव सरफेस एसोसिएट है। रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन एसोसिएट नहीं है। ठीक है, देन देखते हैं रिफाइनमेंट सरफेस। ट्रांसग्रेशन के टाइम जो रिफाइनमेंट जो सरफेस को जो ओशन कवर कर लेता है वही उसी को बोला जाता है रिफाइनमेंट सरफेस। वो भी मतलब बेस लेवल राइज के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लोटिंग सरफेस भी बेस लेवल राइज के साथ एसोसिएट होता है। बाकी रहा ये जो रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे आप देखो, जैसे यहाँ पे बेस लेवल था 2 दिया गया है, बेस लेवल फॉल हुआ 3 तक, मतलब ओशन यहाँ रिट्रीट कर रहा है, मतलब रिग्रेशन हो रहा है। ठीक है, जो रिग्रेशन हो रहा है और ये क्या हो रहा है? फोर्स रिग्रेशन हो रहा है। फोर्स रिग्रेशन क्या है? अगर बेस लेवल फॉल इज लीड्स टू द रिग्रेशन, मतलब बेस लेवल फॉल के वजह से अगर रिग्रेशन होगा उसे हम फोर्स रिग्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे फोर्स रिग्रेशन हो रहा है। जो फोर्स रिग्रेशन हो रहा है तो जो जो समंदर का जो पार्ट था वो धीरे धीरे खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है। तो ये क्या डेवलप होगा? ये पहला तो एक डेवलप होगा सबवेरियल अनकन्फर्मिटी। सबवेरियल अनकन्फर्मिटी मतलब वो जो पहले ओशन के पार्ट था अभी कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, मतलब वो ओशन वहां से गायब हो गया, उसे बोला जाता है सबवेरियल अनकन्फर्मिटी। एंड जो रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन, जिस सरफेस से जिस मतलब पैटर्न से वो इरोड हो रहा है, ये जो सरफेस, इसे बोला जाता है रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन। ठीक है, तो ये बेस लेवल फॉल की वजह से होता है। सो दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द बेस लेवल राइज। बेस लेवल राइज के वजह से रिग्रेशन हो सकता है, ट्रांसग्रेशन भी हो सकता है, पर बेस लेवल फॉल हो रहा है, अगर फोर्स रिग्रेशन हो रहा है तो रिग्रेशन ही होगा, ट्रांसग्रेशन नहीं होगा। उसे बोला जाता है फोर्स्ड रिग्रेशन। तो फोर्स रिग्रेशन की वजह से ये रिग्रेसिव सरफेस ऑफ मेराइन इरोजन क्रिएट होता है। देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। व्हिच वन ऑफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन situ टेम्परेचर इज नॉट ए कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी बट पोटेंशियल टेम्परेचर इज। पहले तो आप ये समझो कि इन situ टेम्परेचर और पोटेंशियल टेम्परेचर है क्या। इन situ टेम्परेचर हम उसे बोलेंगे अगर कोई एक लेट सपोज एक रॉक सैंपल है या कोई भी एक सैंपल है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज, उसका जो नेचुरल कंडीशन है। लेट सपोज हम एक मिनरल का जो टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं वहाँ जहाँ पे वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, मतलब हम फील्ड गए, फील्ड में एक रॉक सैंपल या मिनरल सैंपल का टेम्परेचर मेजरमेंट किए, कुछ भी मतलब वो टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं उसी प्लेस पे, मतलब फील्ड पे ही हम टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो वो हो जाएगा उसका इन situ टेम्परेचर। अगर वही मटेरियल को हम लैब में ला के एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, मतलब स्पेसिफिक प्रेशर कंडीशन में, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में, एक मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे, वो हो जाएगा उसका पोटेंशियल टेम्परेचर। ठीक है, जो इन situ टेम्परेचर होता है वो कभी कंजर्वेटिव नहीं होता है, मतलब जो वो चेंज होता रहता है। जैसे कि वो मतलब प्रेशर की वजह से चेंज होता है, नेचर में तो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, तो प्रेशर की वजह से चेंज होता रहता है, क्लाइमेट की वजह से चेंज होता है, किसी और कुछ रीजन हो सकता है उसके वजह से जो
इंसिटू टेम्परेचर कोई मटेरियल का होता है वो चेंज होता है, सो वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। बट जो पोटेंशियल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। लेट्स सपोज क्वार्ट्ज का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में उसका टेम्परेचर स्पेसिफिक ही आएगा, वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। सो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये सही हो गया। जो कि इंसिटू टेम्परेचर इज नॉट कंजर्वेटिव बट द पोटेंशियल टेम्परेचर इज कंजर्वेटिव, ठीक है। Then when it is not possible to measure the in situ temperature, the potential temperature is measured instant। क्या मतलब है? मतलब अगर हम in situ temperature मेजर नहीं कर पाए तो उसका पोटेंशियल टेम्परेचर को ही हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इन सिटू टेम्परेचर एंड पोटेंशियल टेम्परेचर दोनों डिफरेंट होता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में लिया जाता है। तो हमारा रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर हमें इन सिटू टेम्परेचर चाहिए पर तो हमें इन सिटू टेम्परेचर ही चाहिए, पोटेंशियल टेम्परेचर से उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो गलत हो गया। देन बाकी रहा सी में क्या दिया है, बोथ द सरफेस हीटिंग ऑफ द ओशन एंड रेनफॉल प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ द सरफेस लेयर। अच्छा क्या बोल रहे हैं, बोथ द सरफेस हीटिंग ऑफ द ओशन, ओशन का सरफेस हीटिंग एंड रेनफॉल प्रमोट स्टेबिलिटी ऑफ द सरफेस लेयर। जो सरफेस हीटिंग के वजह से जो इवेपोरेट होता है उसके बाद फिर रेनफॉल होता है, तो वो जो ओशन सरफेस को स्टेबिलाईज करता है। जितना पानी इवेपोरेट हुआ, लेट सपोज सेम अमाउंट ऑफ पानी प्रेसिपिटेट हो गया, तो वो उसको एक स्टेबल कंडीशन में रखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट ये भी सही हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ओनली ए एंड सी आर ट्रू। देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओशन एसिडिफिकेशन। आपको ये याद रखना होगा कि ओसेड एसिडिफिकेशन कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ेगा और हाइड्रोजन प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कैसे? मैंने बताया था पिछले कोई एक क्वेश्चन में, अगर मोर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन हायर विल बी द एसिडिक एनवायरनमेंट। मतलब अगर जो एक लेट सपोज CO2 प्लस H2O, ये हो गया H2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जितने ज्यादा होगा ये उतना बढ़ेगा। ये क्या है? बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का अमाउंट उतना बढ़ेगा। तो बाइकार्बोनेट क्या होता है? एक वीक एसिड होता है, ये कभी स्टेबल उसका स्ट्रक्चर में स्टेबल नहीं हो सकता। ये डिजोल्व होके क्या देगा? H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। सॉरी, ये जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर या कार्बोनिक एसिड हम बोल सकते हैं, वो स्टेबल नहीं है, ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो ये डिजोल्व होके क्या देगा? H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट। मतलब जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा H प्लस क्रिएट होगा और HCO3 माइनस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पर ये जो HCO3 माइनस डिजोल्व होके H प्लस एंड H प्लस प्लस CO3 माइनस होना ये डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एटम का शॉर्टेज है। तो वो डिसोसिएट होने के लिए हाईली बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं होगा। एसिडिक एनवायरनमेंट में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H2CO3 है। सो H2CO3 से H प्लस एंड HCO3 माइनस रिलीज होता रहेगा एंड H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। उसे जरूरत नहीं है कि HCO3 माइनस डिजोल्व होकर CO3 माइनस देगा। तो ये जो CO3 माइनस वो क्या है? कार्बोनेट है। कार्बोनेट का कंसंट्रेशन कभी बढ़ेगा नहीं, वो कम हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्म ही नहीं होगा तो ये अपने आप डिक्रीज हो गया एंड बाइकार्बोनेट का अमाउंट इंक्रीज हो गया। सो इसलिए ओशन एसिडिफिकेशन इंडिकेट करता है डिक्रीज इन द कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देन क्या दिया है, एट लोकेशन इन ऑस्ट्रेलिया stromatolite length was 1.3 meter and considering there is no change in the sea level and erosion, what would be the expected age? सिंपल है, जो स्ट्रोमाटोलाइट होता है उसका जो ग्रोथ रेट होता है 0.5 मिलीमीटर पर ईयर, पर ईयर, ठीक है। तो ये 1 मिलीमीटर ग्रो करेगा 1/0.5 ईयर में, ठीक है। 1.3 मिलीमीटर ग्रो किया है, मतलब 1.3 मीटर, मीटर को मिलीमीटर अगर हम करेंगे मीटर 10⁻³ मतलब 1.3 × 10⁻³ होगा। 1.3 × 10⁻³ बाय
0.5, ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे आएगा 2600 ईयर। ठीक है, सिंपल। आपको ये याद रखना है कि एक साल में एक स्टोमेटोलिड 0.5 मिलीमीटर ग्रो करता है, ठीक है। देन इसका आंसर होगा 2600 ईयर। देन क्या दिया है, which one of the following is false statement about the atmospheric Ekman layer? एकमन एटमॉस्फेरिक एकमन लेयर के रेस्पेक्ट में कौन सा जो स्टेटमेंट वो गलत है, ठीक है। पहला क्या दिया है, द हाइट एट विच द विंड इक्वल जियोस्ट्रोपिक विंड इज कॉल्ड द टॉप ऑफ द एकमन लेयर, ये सही है। जहाँ पे एकमन लेयर का जो लेयरिंग शुरू होता है, जो टॉप लेयर होता है, वहां पे क्या होता है, जो जियोस्ट्रोपिक विंड वो बैलेंस हो जाता है। द हाइट एट विच द इक्वल जियोस्ट्रोपिक विंड इज कॉल्ड द टॉप टॉप ऑफ द एकमन लेयर, मतलब जहाँ पे जियोस्ट्रोपिक विंड का जो बैलेंस होता है वही होता है टॉप ऑफ एकमन लेयर। सेकंड क्या दिया है, ईडी विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज एज्यूम्ड कांस्टेंट ओवर एंटायर एकमन लेयर, ये भी सही है। जो एक एकमन लेयर के लिए उसका जो ईडी विस्कोसिटी हम हर एक लेयर में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देन थर्ड क्या होता है, विद इन द एकमन लेयर देयर इज ए कंपोनेंट ऑफ पॉइंट व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हाई प्रेशर। आपको ये याद रखना होगा कि एकमन लेयर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कभी विंड के हाई प्रेशर के डायरेक्शन में डायरेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है। हालांकि विंड फ्लो करता है कहाँ से, हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करेगा। पर एकमन लेयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करते टाइम क्या करेगा, जो कोरियोलिस फोर्स है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स राइट एंड सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो there is no there is no any layer एकमन लेयर which is directed towards the high pressure। so ये हो जाएगा उसका आंसर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ये का आंसर हो जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट दे दिया है वो कि राइट स्टेटमेंट है, देख लीजिए, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एकमन लेयर इज अबाउट 1 किलोमीटर, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। देन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि आइसोहलाइन जो इक्वल सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, आइसोपिकनल इक्वल डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, आइसोबाथ जो बाथिमेट्री मतलब इक्वल डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, आइसोहाइट जो इक्वल रेनफॉल को रिप्रेजेंट करता है। अगर याद नहीं है तो रट्टा मार लो, बार बार क्वेश्चन आता ही है ऐसे, ठीक है। देन ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप ये कर पाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके करने के लिए ट्राई कीजिए, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द टोटल आयरन परसेंटेज, वेट परसेंटेज में मांगा है। अप्रोक्सीमेटली इनने गार्नेट हैविंग एफईओ 21.36 वेट परसेंट एंड Fe2O3 नियरली 1.96 वेट परसेंटेज, ठीक है। गिवन दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, एएमयू में दिया है, ठीक है। तो पहले हम जो मोलिकुलर वेट है, एफईओ का कितना मतलब वेट है और Fe2O3 का कितना वेट है वो निकाल लेंगे, सिंपल। एफईओ को कितना होगा, एफईओ का वेट, एफई का वेट प्लस ऑक्सीजन का वेट, ये टोटल कितना हो गया, 56 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। वैसे Fe2O3 का भी वैसे निकालेंगे, 2 इंटू Fe प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, ठीक है, वो कितना होगा, 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16, ये कितना हो गया, टोटल हो जाएगा ये 160, ठीक है। इसका कितना परसेंट दिया है, 21.36%, ये निकालो आ जाएगा कितना, 72 का 21.36% कैलकुलेटर से निकालो, ये आएगा 15.3792, ठीक है। इसका कितना परसेंट निकालना है, ये दिया है कितना, 1.96 Fe2O3 का 1.96 परसेंटेज, ये हो जाएगा 3.136। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को क्लोज कर लो, टोटल हो जाएगा 18.5152। सो ये हो जाएगा आंसर, इसका नियरेस्ट नंबर कितना है, 18 है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन। सो देन क्या दिया, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द बायोक्लिनिक एटमोस्फियर।
एक होता है बैरोक्लिनिक एटमॉस्फेयर, एक होता है बैरोट्रोपिक एटमॉस्फेयर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा बहुत आप नोट कर लीजिए। बैरोट्रोपिक क्या होता है? जो डेंसिटी होता है, जो एयर पार्सल का डेंसिटी होता है, वो डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रेशर के ऊपर। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है, प्रेशर कम है तो डेंसिटी कम है, ओनली प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। पर जो बैरोक्लिनिक होता है वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर एंड टेम्परेचर, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हम्म, मतलब जो प्रेशर हाई होगा तो डेंसिटी हाई होगा, पर उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा वो भी डिपेंड करेगा कि उसका डेंसिटी बढ़ेगा या कमेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? आइसोलाइंस ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर इंटरसेक्ट। ये ठीक सही है। मतलब बायोक्लिनिक में डेंसिटी एंड प्रेशर पैरेलल नहीं रख सकते, वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो जो डेंसिटी का एंड प्रेशर का आइसोलाइन है वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ये आंसर ठीक, ये जो ऑप्शन ठीक हो गया। देन नो जियोस्ट्रोपिक वर्टिकल विंड shear इज प्रेजेंट, ये हो जाएगा फॉल्स। मतलब जो बैरोक्लिनिक एटमॉस्फेयर में आपको याद रखना होगा कि जियोस्ट्रोपिक वर्टिकल विंड shear प्रेजेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। बाकी जो दोनों रहा, लार्ज स्केल वर्टिकल वेलोसिटी इज प्रेजेंट, ये भी सही है। आइसो लाइंस ऑफ प्रेशर एंड पोटेंशियल टेम्परेचर इंटरसेक्ट, ये भी सही है। Which one of the following strange geometry pattern would correspond to a flexural fold? फ्लेक्सर फोल्ड का आप फ्लेक्सर फोल्ड का आपको डेफिनेशन पता होगा कि जो बेंडिंग होता है, जो लेयर थीन लेयर फोल्ड, जो फोल्डिंग में थीन लेयर होता है उनका जब बेंडिंग होता है तो फ्लेक्सर फोल्ड मतलब फॉर्म होता है। मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ फोल्ड फॉर्म बाय द बेंडिंग ऑफ ए रिलेटिवली थीन लेयर ऑफ रॉक ओवर ए मोर रिजिड लेयर। मतलब एक रिजिड लेयर के ऊपर जो थीन थीन लेयरिंग होके रॉक का डिपोजिशन हुआ है, उनका जब बेंडिंग होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो फ्लेक्सर फोल्ड क्रिएट होता है। और जो कंप्रेशन के वजह से जो हाई प्रेशर रीजन होता है, एक लो प्रेशर रीजन होता है, तो उनमें से जो हिंज जोन होता है वही होता है लो प्रेशर रीजन। इसलिए तो आपने देखा होगा जो ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वो हिंज जोन को ही फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वो होता है लो प्रेशर जोन। और जो फ्लूइड होता है वो लो प्रेशर जोन को मूव करके जाता है और वहीं पे जाके जमा होता है। ज्यादातर हमारा पेट्रोलियम हो गया, ऑयल पेट्रोलियम जो भी मतलब लिक्विड डिपॉजिट हो गया, वो हमारे हिंज मतलब फोल्ड के फ्लेक्सर फोल्ड के हिंज जोन में ही डिपॉजिट होता है, क्योंकि वो होता है सबसे लीस्ट प्रेशर जोन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोएस्ट स्ट्रेन इन द हिंज जोन। ठीक है, आप ये न्यूमेरिकल थोड़ा देख लीजिए। इसका आंसर क्या दिया है? 300 केल्विन। ये सेम टाइप का न्यूमेरिकल में पिछले कोई एक क्वेश्चन में करवाया था। आप वो फॉर्मूला देख लीजिए। और आपके लिए ये एक होमवर्क है। आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन है कैसा जो इसका आंसर आएगा वो आपको निकाल के देना है। ठीक है, अगर मतलब आप प्रीवियस कोई वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो। मैं प्रीवियस ये सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 अबाउट सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो जेट स्ट्रीम होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो विंड फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक होता है। एंड जो हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर होता है, अगर हम लोअर एटमॉस्फेयर एंड अपर एटमॉस्फेयर को कंसिडर करें, जो लोअर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे लो प्रेशर होता है, अपर एटमॉस्फेयर पे वहाँ वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और लोअर एटमॉस्फेयर में जहाँ पे लो प्रेशर है, अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, लोअर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर, तो अपर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर होगा। एंड जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे डाइवर्जेंट होता है, एंड जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, हमें पता है कि जेट स्ट्रीम एक अपर एटमॉस्फेरिक विंड है। ठीक है, तो अपर एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेशर कंडीशन होगा उसका उल्टा होगा लोअर एटमॉस्फेयर में। तो ये जो विंड फ्लो हो रहा है इधर से इधर तक, तो ये वाला हो जाएगा हाई प्रेशर, ये वाला हो जाएगा लो प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब ये क्या करेगा, जो लेफ्ट एयर होता है, हाई प्रेशर मतलब ये
कन्वर्जन करेगा, ठीक है। जो लेफ्ट लेयर होता है वो कन्वर्ज करेगा, तो ये हो गया डाइवर्जेंट। ये हो गया कन्वर्जेंट, ये होगा डाइवर्जेंट। उसका उल्टा ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, ये हो गया कन्वर्जेंट, ठीक है। उसी हिसाब से आंसर देख लो। क्या क्या दिया है, कौन सा वाला डाइवर्जेंट होगा, कौन सा वाला कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। देन ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। इसमें दिया क्या है पहले देख लो। ए मेंटल पेरियोडाइट हैविंग 60% olivine, 30% clinopyroxene, 10% garnet undergoes equilibrium partial melting to produces a basaltic melt. If the fraction of the melt produces is 10% of the original rock by weight, then what would be the approximate concentration of lanthanum? ये lanthanum है, lanthanum in the melt. Given that the concentration of the lanthanum in the peridotite is 10 ppm and the mineral melt partition coefficient Kd for the olivine, clinopyroxene, garnet respectively है इतना इतना इतना, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला है Cl/C0 इक्वल टू 1/f प्लस d इंटू 1 - f, ठीक है। f क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कितना पार्शियल मेल्ट जनरेट हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ मेल्ट यहाँ पे कितना है 10%, मतलब f का वैल्यू हो गया 0.1, ठीक है। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, d क्या है, kd मतलब जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जो क्या पार्टीशन कोफिशिएंट बोला जाता है, के डी वैल्यू। जो इंडिविजुअल का ओलिविन 60% है, मतलब 0.6 इंटू कितना दिया है 0.0002 प्लस 0.3 क्लिनोपैरोक्सेन का कितना दिया है 0.029, 0.029 प्लस 0.1 इंटू 0.0014, ये जो वैल्यू आएगा ये डी का वैल्यू आएगा, जितना भी आएगा देख लीजिएगा। देन सी जीरो का वैल्यू दिया है 10 ppm, हमें निकालना है सी एल का वैल्यू। सब बाकी सारा डाटा दिया है, बस इस इक्वेशन में पुट करो और सी जीरो का वैल्यू निकालो। सी जीरो का वैल्यू यहाँ पे आएगा 92.537, ठीक है। सो जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो ग्रेस मार्क मिला था, जो जो भी अटेम्प्ट किए थे उनको ग्रेस मिला था। उसका आंसर जो मतलब ये टेक्निकली गलत हो गया, ऑप्शन में ही आंसर नहीं है, ठीक है। देन क्या दिया, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड फ्रॉम 1950 टू 2020 द एवरेज प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन माइसोनराम। आप सबको पता है जो माइसोनराम होता है वो हाईली प्रेसिपिटेट, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जगह है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होता है इंडिया के माइसोनराम में, ठीक है। तो ये एक डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको थोड़ा याद रखना होगा कि 1950 से 2020 तक जो एवरेज प्रेसिपिटेशन है माइसोनराम में वो 12 टू 14 मीटर पर ईयर होता है, मतलब एक ईयर में 12 टू 14 मीटर होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। देन क्या दिया है, a lower oxygen isotope composition of planktonic foraminifera compared to the that of the benthic foraminifera at a given location of the ocean indicate। मतलब जो ओशन में फोरामिनिफेरा है, प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा में वो 18 का वैल्यू कम है, डेल ओ 18 का वैल्यू कम है, और बेंथिक में डेल ओ 18 का वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या इंडिकेशन देता है, जो डेल ओ 18 का वैल्यू है, डेल ओ 18 का जो जो वैल्यू है वो कहाँ कैसे निकलता है, सैंपल माइनस स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड। मतलब इसका वैल्यू कम है, मतलब सैंपल का वैल्यू कम है। सैंपल में मतलब वो 18 बाय वो 16 का वैल्यू कम है किधर, प्लैंक्टनिक में कम है, ठीक है। ये कम होने का मतलब क्या है, मतलब जो सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब क्या होगा, वो 16 का वैल्यू ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, इवेपोरेट होगा, क्योंकि ये हल्का है, ये थोड़ा भारी है, तो ये ऊपर जाके प्रेसिपिटेट करेगा ओशन में। तो ओशन में अगर प्रेसिपिटेट करेगा, जो सरफेस ओशन में
O16 का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट करेगा वो जितना ज़्यादा O16 वो इवेपोरेट होता है उतना ज़्यादा वो प्रेसिपिटेट होगा। तो सरफेस ओशन में क्या होगा, O16 का वैल्यू बढ़ जाएगा। O16 का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो सैंपल का वैल्यू है वो घट जाएगा स्टैंडर्ड से, ठीक है। इसलिए जो प्लैंक्टनिक फोरामिनिफेरा में कम देखने को मिलता है डेल लुएट्रिन का वैल्यू इन कंपैरिजन टू बेंथिक। बेंथिक में उल्टा हो जाएगा, अगर ये मतलब कम है तो ये ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा, तो सैंपल का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो ये जो कंडीशन दिया है वो इंडिकेट करता है वार्मर सरफेस टेम्परेचर को, ठीक है। देन ये क्या दिया है देखो, जो वर्टिकल एक्रेशन होता है वो किस में दिखाया जाता है, फ्लोर प्लेन में। जो फ्लोर प्लेन होता है वो लेयरिंग लेयरिंग होकर जो डिपोजिशन होता है वर्टिकली ग्रो करता है, लैटेरली नहीं वर्टिकली ग्रो करता है। सो वो एक वर्टिकल एक्रेशन का एग्जाम्पल है फ्लोर प्लेन। देन बी एक्स जो दिया है लैटेरल एक्रेशन किसका, पॉइंट बार का। जो पॉइंट बार मिंडरिंग में जहाँ पे डिपोजिशन होता है, जिस बेंडिंग में डिपोजिशन होता है उसे पॉइंट बार बोला जाता है। और जो पॉइंट बार डिपोजिशन होता है वो लैटरल होता है, वो वर्टिकल नहीं होता, वो लैटरल डिपोजिशन करता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। जैसे कि मतलब ये जो एक मिंडरिंग स्ट्रीम है, ठीक है, लेट सपोज मतलब यहाँ से आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो इस साइड क्या होगा, इरोजन होगा। ये जो साइड होगा ये डिपोजिशन होगा। ये जो डिपोजिशन होगा ऐसे वर्टिकल नहीं, यहाँ लैटरल लैटरल होगा और ये यहाँ थोड़ा मूव करेगा, ऐसे करके जो मिंडरिंग क्रिएट होता है, जो यहाँ पे लैटरल एक्रेशन देखने को मिलता है पॉइंट बार में, ठीक है। देन वर्टिकल इरोजन कहाँ देखने को मिलता है, गली चैनल में। चैनल का जो गली होता है, जो मतलब स्ट्रेट पाथ आप बोल सकते हो, मिंडरिंग के जो बेंडिंग पार्ट को छोड़ के जो स्ट्रेट पाथ रहा है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, वर्टिकल इरोजन। मतलब जो फ्लो का वेलोसिटी ज़्यादा होता है तो वर्टिकली वो इरोड करके ले जाता है। देन लैटरल इरोजन का एग्जांपल है एबटमेंट डेल्टा। जो डेल्टा अभी मतलब खाली पड़ा है, सूखा पड़ा है, वहाँ पे मतलब जो ओशन का ओशन का जो मतलब रिग्रेशन हो चुका है, जो डेल्टा बाकी रह गया है वो डेल्टा का लैटरल इरोजन होता है। मतलब जो अगर कोई वेव के वजह से, ओशन वेव के वजह से या कोई चैनल के वजह से वो जो डेल्टा का इरोजन होता है वो लैटरल टाइप का इरोजन होता है। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक है। देन ये सिंपल है, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ वोल्केनिक इरोशन इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एक्सप्लोसिविटी। तो पहला सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव क्या हो गया, इंक्रीजिंग एक्सप्लोसिविटी, मतलब सबसे कम होगा हवाईयन, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रोम्बोलियन, थोड़ा ज़्यादा प्लिनियन, उसके बाद सबसे ज़्यादा वोल्कानियन। ये सीक्वेंस थोड़ा आपको याद रखना है कि सबसे कम एक्सप्लोसिव कौन सा है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव कौन सा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2024 जून पार्ट सी का क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने जियो फिजिक्स का क्वेश्चन मैं एक्सक्लूड किया हूँ। तो टोटल 80 में से हम 63 या 64 क्वेश्चन का सोल्यूशन किए हैं टोटल वीडियो में, जो 3-4 जितने भी वीडियो बने हैं। तो ये थोड़ा आप देख लीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर टिल एंड, ठीक है।